कितना बड़ा पेट है भाई, कितना खा लेंगे। एक मुझे अच्छा सा सिन्हा साहब, एक मुझे अच्छा सा वो जोक याद आता है इसमें कि सब एक शादी होती है ना, तो लोग जाते हैं लड़का लड़की देखने, तो शादी ढूंढ रहे थे, एक लड़की वाले लड़का ढूंढ रहे थे। उस लड़के के पास गए और वो ढूंढ रहे थे कुछ और, लेकिन पता चला कि वो टीचर निकला। उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ नहीं करना है। उन्होंने पूछा क्यों नहीं करना है? अरे इसके पास तो कुछ ऊपर आमदनी है ही नहीं है, क्या करेगा, क्या खिलाएगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं खिला पाएगा। अब सीरियस देखिए, किस भाव को देखिए, आप लोग समझिए। फादर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, हमारे पास इसके पास ऊपरी आमदनी नहीं है, ट्यूशन भी पढ़ाता है। फिर उसने कहा ट्यूशन में कितना कमा लेता होगा, मेरे लायक नहीं। वो सोच बदलने की जरूरत है आप लोगों को। आप ये हमारे सामने बहुत अच्छी शादीशुदा होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो मैं इनसे कहूंगा कि आप लोग वो चीज ढूंढिए, वो लड़का ढूंढिए जो आपकी केयर कर सके, न कि उसके पास आपसे गरीब हो लेकिन उससे जरूर शादी करिए। If he can food you, why you cannot feed him or food him? अब वो समय आ रहा है। उस सोच को, उस चर्या को बदलने की जरूरत है, उस जज्बे को बदलने की जरूरत है। तब जाके हमारा ये भारत एक विकसित भारत होगा। और जो हम लोग, ये हमारी सरकार परिकल्पना कर रही है एक अच्छे भारत की, डेवलप्ड भारत की, और जो हम सोने की चिड़िया वो फिर से पाना चाहते हैं, अगर हम वो सोच बदलेंगे तो हम समझते हैं the day is not far, we'll achieve this with you young and youth people. Thank you very much for patiently hearing me. Thanks a lot, and especially to all organizers of this international conference. And I think that what we'll discuss these 2 days in this platform, certain proceedings will come. Certainly it will be benefit not only the university, not only the global foundation, but also to the country. Let us work together, be together in the harmony manner. Harmony I have already told, not directly but indirectly. If we will not be harmonious with each other, we cannot achieve anything. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Your views on Indian knowledge system is very, very useful. ज्ञान का अर्जन और उसका प्रचार प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर, आपने पौराणिक कथाओं का उदाहरण दिया और हमें समझाया कि कैसे हमें अपने ज्ञान को जिज्ञासा से परिपुष्ट करना है और निरंतर ज्ञान को हासिल करते रहना है। ज्ञान कभी परिपूर्ण नहीं होता। हमारे बीच नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, माननीय कुलपति उपस्थित हुए हैं। हम उनके भी वचनों को जरूर सुनना चाहेंगे। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि वे चंद शब्दों में हम लोगों को इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताएं। सर, आज इस इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2024 के उद्घाटन सत्र ही शायद रहा होगा कि शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के आदरणीय माननीय कुलपति प्रोफेसर R.K. सिंह जी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जी और विभिन्न कॉलेजों के कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, TPS कॉलेज के और GD वुमेन्स कॉलेज के प्राचार्य गण, AK नाग साहब जो DSW हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, और मंच पर उपस्थित सभी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के और गणित के प्रोफेसर
प्रो वाइस चांसलर ऑफ पार्टी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गणेश महतो जी, और यहाँ उपस्थित सभी विद्वान प्राध्यापकगण, सभी रिसर्च स्कॉलर्स, सभी विद्यार्थीगण और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, जिसमें मीडिया के बंधु मौजूद हैं। हमारा देश, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कभी विश्व गुरु था। क्यों था? क्योंकि हम ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में, जैसा कि प्रोफेसर आर.के. सिंह साहब माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम आगे थे। अभी तक तो हम लोग कहते थे कि ज्ञान विज्ञान में भी आगे थे, चिकित्सा विज्ञान में तो बहुत आगे थे, और ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे थे, अग्रणी थे, और यही कारण था कि हम विश्व गुरु थे। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ उस समय था जब विश्व में बहुत कम यूनिवर्सिटी उस स्तर के थे, और बाहर से नालंदा यूनिवर्सिटी में तो बाहर से उस समय 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और करीब 1600 से 2000 शिक्षक थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, इस तरह अभी जो है आने जाने की इतनी सुविधा है कि चंद घंटों में हम एक देश से दूसरे देश में भी पहुंच जाते हैं। जब आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, तब इतने विद्यार्थी बाहर से आया करते थे यहाँ अध्ययन करने। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ज्ञान विज्ञान और अब तो हम कहेंगे टेक्नोलॉजी का स्तर क्या रहा होगा। हमारी एक परंपरा थी, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, और गुरु और शिष्य में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता था कि गुरु को जो जितना भी ज्ञान था वो सब अपने शिष्य को दे देते थे। अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, पूरी दुनिया एक हो रही है, और एक जगह कोई भी घटना अगर होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। हम लोग कोरोना काल से गुजर चुके हैं और देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस कोरोना से ग्रस्त हो गया है। हाँ, शुरुआत कहीं से हुआ, लेकिन कोई अछूता नहीं रहा। तो हमारा तो ये मानना है कि हमें दोनों फ्रंट पर वर्क करना चाहिए। रिसर्च, एक तो हमारे यहाँ क्या था और आगे हम क्या करने वाले हैं, और जैसा माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि सर्च होना चाहिए। एक्चुअली रिसर्च जो हो चुका है उसी में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस हम करते हैं। सर्च जो होता है वो मौलिक सर्च जो होता है वो मौलिक बातों पर होता है, और अभी हम लोग निकल भी रहा, बाहर के लोग भी मानने लगे हैं कि हमारे यहाँ जो था विज्ञान में वो बाहर के लोग ले गए और वहाँ से फिर हमको वापस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी चीज़ है। जैसे मैथमेटिक्स की बात है, कैलकुलस न्यूटन और लिबनिज के नाम से किया कि कैलकुलस, इन्होंने कैलकुलस निकाला, लेकिन अब जो केरला में रिसर्च हो रहा है केरला में, तो वहाँ 200 न्यूटन और लिबनिज के 200 वर्ष पूर्व भी कैलकुलस का ज्ञान था। जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए फार्मूला देते हैं, x = -b + √b² - 4ac/2a, तो ये तो वहाँ श्लोक है कि चलित कलित वर्गे विवेचिका। चलित कलित मतलब ax² + bx + c का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और उसका स्क्वायर कर दीजिए यानी 2x + b का स्क्वायर, और उसको विवेचक यानी b² - 4ac से इक्वेट कर दीजिए तो x का वैल्यू है। तो निश्चित रूप से कैलकुलस का ज्ञान रहा होगा, और अभी रिसर्च इस पर भी हो रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन का जो थ्योरी ऑपरेशन रिसर्च, आजकल न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सारा काम हो रहा है, तो उसका भी ज्ञान लोगों को था।
तो हम अंतिम वक्ता, या मैं क्षमा चाहूँगा कि लीड से आया, लेकिन हमको पता नहीं था, हमको पता नहीं था कि यहाँ इस कार्यक्रम में आना है। तो हम अपने माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने फ़ोन करके मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, और एक बार नहीं 2-3 बार इन्होंने फ़ोन किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इतने लोगों से, और ख़ासकर इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलने का मौका बहुत कम मिलता है। इसके लिए मैं प्राचार्य महोदय और जितने मंच पर बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम के आयोजक, और नीचे जो सम्मानित अतिथिगण बैठे हो, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। अगर हम पहले अपने पास क्या था उस पर भी रिसर्च करें, और आगे कहाँ तक जाना, आगे जाने के लिए भी रिसर्च करें। क्वालिटी नॉलेज का क्रिएशन होना चाहिए, और रिसर्च तो वही है, नॉलेज को आगे बढ़ाना है। क्वालिटी नॉलेज का क्रिएशन तो रिसर्च से ही होगा, नहीं तो हमारा ज्ञान स्टैग्नेंट हो जाएगा, वही रुक जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ हमारे देश से अपेक्षा रखती है, और हमारे देश की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है कि भारत कुछ करेगा, क्योंकि हमारे ही देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं, दूसरों का भी प्रगति चाहते हैं, और इसीलिए तो दुनिया धीरे धीरे भारत को फिर विश्व गुरु मानने की ओर अग्रसर हो रहा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो कह ही रहे हैं कि 2047 तक, हमारा भी मानना है कि 2-3 दशकों में यह देश जिस गति से प्रगति कर रहा, हम फिर विश्व गुरु होंगे। और हमारे यंग जनरेशन के लोग रिसर्च करते रहें। और रिसर्च, एक बात लास्ट में हम ये बतलाएं, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना, बहुत सही इन्फ्रेंस ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि एक बार एक कॉकरोच को रखा गया टेबल पर, और आवाज़ किया गया, कॉकरोच मूव करने लगा। फिर इसका एक पैर काट करके फिर आवाज़ किया, ताली बजाया गया, तो थोड़ा स्लो स्पीड से गया। एक पैर काटते गए, स्लो स्पीड से जाते, जब पूरा सारा पैर कट गया, फिर ताली बजाया गया, तो वो नहीं मूव किया। तो अगर कोई कंक्लूड कर दे कि उसका पैर काटने से वो बहरा हो जाता है, तो यह कंक्लूजन, यह निष्कर्ष गलत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं, और सभी यंग रिसर्चर को शुभकामना देते हैं कि वो और अच्छा काम करें और इस देश को आगे ले जाए। आप इस देश के कर्णधार हैं, और आप ही पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। थैंक यू। आपने बहुत ठीक कहा, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। धन्यवाद। Now the awardees are invited to receive the award for their meritorious excellence in their respective field of research and academic excellence. I am handing over the mic to Professor Veena Amrit for further announcement. बहुत आभार रेखा जी। मैं आमंत्रित करती हूँ आप सभी पुरस्कृत विजेताओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अतुलनीय और उल्लेखनीय योगदान देकर शैक्षणिक उपलब्धियों को हासिल किया है। उन्हें मंच पर बुलाने के पूर्व मंचस्थ सभी सम्मानित अतिथियों से मेरा आग्रह है कि उन्हें पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित करें। विजेताओं के नाम पुकारे जाने पर वे बारी बारी से मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मैं बुलाने जा रही हूँ, वो है डॉक्टर सीबी सिंह। आप बीच में आ जाए, लगे कि आपको मिला रहे हैं, मालूम है
Professor R.K. Singh Sahab, most prominent streamlined work functioning Vice Chancellor of Nalanda Open University, Professor K.C. Sinha Sahab, very esteemed personality from all dimensions, University, Tilka Manji University के Vice Chancellors, Jawaharlal Sahab, K.K. Nag Sahab, my colleagues, Principal Upender ji and Injit sir, and ma'am as well. And all the researchers as well just being present here before in this conference hall of the dais. Sir, today I feel very much proud being the students of chemistry myself. I always try my best to inculcating the nice things as the foot forward in the research activities. Very stiff precipitations as made by R.K. Singh Sahab in research activity and K.C. Sinha Sahab in frames should be very sharp and precipitated before our horizon of research activities always. No doubt, I just share one thing only sir, और रमेश त्रिपाठी साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी का उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीन हमने केवल JD वुमेन्स कॉलेज का नापने का सारा आसमान अभी बाकी है. Sir, last but not the least, in order to make the stiff and grand success of this international research conference, खुदा से दुआ है मेरी कि आपकी उम्मीदों के कमल खिलते रहें, आप अपने बहुत ऊंचाई तक पहुँचें, आपके राहों के लिए चलते रहें. Thank you very much and wish you all the best, our honorable vice chancellors, because you all are the mentors for we researchers. We can always give the very nice directives regarding the giving upright in research activities. Thank you very much, sir. Thank you. अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अबिता कुमारी, बेस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनिस्ट एंड रिसर्चर अवार्ड 2023 फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन. डॉक्टर अबिता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, RPS कॉलेज. वो तैयार रहें अपना अवार्ड लेने के लिए. मिस कुमारी प्रियंवदा दिखाती सामने. मिस्टर कुणाल कुमार, सर सामने से. थैंक यू. मिस्टर समीर शंकर, बेस्ट रिसर्च स्कॉलर अवार्ड 2023 फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, रिसर्च स्कॉलर. कृपया ताली बजाते रहिए. विद्यार्थी सामने. डॉक्टर तान्या शर्मा, डॉक्टर तान्या शर्मा मौजूद नहीं है. अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अनामिका राज को, जिन्हें बेस्ट यंग एकेडमिक रिसर्च अवार्ड 2023 मिलने जा रहा है. और एक सामने में डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार, भारत शिक्षा गौरव अवार्ड 2003 फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, राम प्रसाद सिंह कॉलेज, चकियाज महनार वैशाली, महनार वैशाली, BRABU मुजफ्फरपुर. पटना बिहार.
प्लीज तालियां। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मिस मोना, डॉक्टर मंजरी मनीषा, डॉक्टर मंजरी मनीषा बेस्ट यंग फैकल्टी अवार्ड 2023 फॉर सामने में प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव। प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव को मैं बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एमिनेंट प्रिंसिपल अवार्ड 2023 टीएमबी यूनिवर्सिटी भागलपुर। मिस्टर अमित आनंद, मिस्टर अमित आनंद बेस्ट यंग रिसर्चर अवार्ड 2023 फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन रिसर्च। हो रही है। प्रोफेसर उपेंद्र कुमार सिंह फॉर बेस्ट प्रिंसिपल टीपीएस कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। प्रोफेसर इंद्रजीत राय फॉर बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड कॉमर्स कॉलेज साइंस एंड आर्ट। हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के होस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मीरा कुमारी जी को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं और आप बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड के लिए और आप मैम प्लीज़ आप डॉक्टर अमित प्रियदर्शी, अगर उनके कोई सीनियर या जूनियर हो तो वो लोग मंच पर आकर के ले लेंगे। डॉक्टर मोहिता सरदाना, डॉक्टर दीनानाथ पंडित जी हैं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वीकेएस यूनिवर्सिटी जूलॉजी, सुबह तो थे यहाँ पे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं इस पूरे कार्यक्रम के समन्वयक हमारे डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर ए.के. नाग सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे हम सभी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करें। मुझे गर्व है कि मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पूरा टीचिंग फैकल्टी की ओर से और JDUMS कॉलेज जो हमारा होस्ट है उन सबों के तरफ से मैं इस बड़े ओकेजन पे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। यह वाकई मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं पहले सब पूरे यहाँ की व्यवस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये 29 इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो हमारे यहाँ हो रहा है, आज स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें पूरा का पूरा जो थीम है वो भारतीय ज्ञान परंपरा पे आधारित है। और इसके बारे में रमेश चंद्र जी जो कि ग्लोबली इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लीडर्स है, उससे ज़्यादा ग्लोबली नोन है और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र ये इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को हम लोगों से कोलैबोरेट करके यहाँ पे
एक रिसर्च इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए बनाया है, इसलिए मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। और इंडियन नॉलेज विजन ट्रेडिशन फॉर नेशनल जब जैसे जैसे ये आज का कार्यक्रम आगे की ओर अग्रसर हुआ, तो गौरवान्वित क्षणों में माननीय कुलपति तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जवाहरलाल जी का जो उद्बोधन हुआ, की नोट स्पीच हुआ, दिल को छूने वाला और दिल को झकझोरने वाला था। और ये जितने भी यहाँ पे हमारे स्कॉलर्स, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर्स हों, आज जुड़े हुए हैं यहाँ पे जो विद्वत, उन सबों को एक डायरेक्शन देने की बात की। खासकर जब कोई, आपको मालूम होना चाहिए कि जवाहरलाल जी का हम लोग के सीनियर कोलीग रहे हुए हैं यहाँ पे पट्टनपुर विश्वविद्यालय में भी, और ये एक कॉमर्स के बहुत प्रोमिनेंट टीचर रहे हुए हैं अपने करियर में। तो जब कोई कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का कोई व्यक्ति जो कि बहुत जानकार हो और किसी विषय को जो ओपन करता हो और उसका जब कोरिलेशन लाता हो पीछे की ओर से और वर्तमान समय में, और किसी चीज़ का क्या निष्कर्ष निकल के आना चाहिए, तो आज इनको उद्बोधन में हम लोग को देखने को मिला। सर, आपने इतनी सारी बातें कही हैं इनको कि मैं एक एक करके अगर वर्णित करूँ तो पूरा दिन भर एक और रिसर्च का पेपर तैयार हो जाएगा यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए। आपको बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, जो कि आज का हमारा युवा पीढ़ी बेशक हर तरह के नॉलेज से परिपूर्ण हो रहा है, लेकिन इन सबों से कहीं न कहीं अछूता रह रहा है। तो आज का इनको उद्बोधन में सबसे बड़ा चीज़ ये रहा कि कम से कम अपने शिक्षा से, अपने संस्कृति से, अपने संस्कार से आगे बढ़िए और सभ्यता को लेके आगे हम लोग चलें, और इस परंपरा में हमारा मॉडर्निटी भी रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। सर हमारे आज के चीफ गेस्ट भी रहे और एक तरह से की नोट स्पीकर भी रहे। जवाहर सर के बाद हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आर.के. सिंह जी का उद्बोधन हुआ, एज ए अध्यक्षीय भाषण हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये शेड्यूल यही बना हुआ था कि हम लोग उस हिसाब से पूरा करेंगे और आपका सेशन शुरू हो जाएगा। सर, आपसे जब जब आप वैसे हमारे यूनिवर्सिटी ये में कैडर में हमारे बॉस हैं, लेकिन जब जब हम लोग आपस में जब इस तरह की बात करते हैं, और हर बार हमें लगता है कि आप एक नए व्यक्ति हैं और नई ज्ञान परंपरा से जुड़ के इतनी सारी बातें करते हैं कि यंग एज में आप कहाँ से इतने सारे ज्ञान को प्राप्त किए हैं। बहुत 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 धन्यवाद सर। और आपको यहाँ पे जो आपका इंटरैक्टिव सेशन हुआ वो बहुत लाजवाब था, क्योंकि जनरली जब कहीं स्पीच होने लगता है तो लोग थोड़ा बहुत बोर्डम की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब आप इंटरैक्टिव इसको बनाते हैं तो हर को लगता है अलर्ट कहीं ऐसा नहीं कि सर के नज़र हमारे तरफ आए, हमसे पूछे कि अच्छा ये बताओ कि अभी मैंने जो बोला उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है। ये एक बहुत अच्छा गुण है। हम लोग के साथ भी होता है, बैठे हुए हैं, बोले कि अच्छा ये बताओ ये कैसे हो गया। हम लोग कहेंगे होता है सर, होते क्या है। अरे भाई होते आए, कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा, कहीं कोई इसका नियम कानून बना होगा कि आप ऐसे कर रहे हो। उस समय जरूर लगता है अच्छा सर हम खोज के लाते हैं आपके लिए। नहीं, मेरे लिए मतलब मुझे मालूम है, आप अपने पढ़ो भूलो। कहने का मतलब सर का क्या होता है कि हम लोग आज के युग में पढ़ने का कला और पढ़ने की जो इच्छा है उसको समाप्त करते चले गए। अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी जो चीज़ है उसको भी नहीं पढ़ रहे हैं, और कम से कम जो सर्कुलर्स यूनिवर्सिटी से निकलता है या सरकार से निकलता है या राजभवन से निकलता है उसको तो एकदम नहीं पढ़ते। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले हमारे प्रचारी लोग हों, चाहे हमारे ऑफिशियल्स हों, जो चीज़ इंस्ट्रक्शंस गया हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप पढ़ के तैयार हो गए होंगे, उनको कभी नहीं पढ़ते हैं। तो एक
सर का ये भी उसमें था कि आप कम से कम पढ़ के तैयार रहो, पढ़े रहोगे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। और रिसर्च के बारे में और सर्च के बारे में कहा इन्होंने। और जो सबसे अच्छी बात कही, मैं अपने सारे कोलीग्स को और जो जो सब जूनियर हैं हमसे कोलीग्स और जो यंग अभी रिसर्चर्स हैं और जो उस कलीग में आए हैं, जो बड़ा बहुत लाइट वे में सर बोले हैं, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। माइंड किसके पास होता है? इंसान के पास होता है। माइंड अप्लाई होते हुए भी अप्लाई करता है कि नहीं करता है? कौन करता है? एनिमल करता है। ये एनिमल और इंसान के बीच का भेद नहीं बता रहे थे। सर का कहने का तात्पर्य जो हम लोग सोचे कि आपके पास जो माइंड मिला हुआ है, अगर उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो वी विल एज गुड एज एनिमल। तो ईश्वर ने जब माइंड दिया है तो उसका एप्लीकेशन हमेशा हमको करना होगा। ये सारी बातें आज चली। जब तक सर का उद्बोधन चल रहा था, इसी बीच में हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर के.सी. सिन्हा साहब का आगमन हुआ। हम क्षमा चाहेंगे सर कि एक कम्युनिकेशन गैप हो गया हम लोग के बीच में, अदरवाइज गैलेक्सी और वाइस चांसलर आज बैठे होते हैं आपके साथ में, कम से कम बिहार और झारखंड के, लेकिन कहीं ना कहीं गैप हो गया। उसके लिए जरूर, चूँकि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हम भी हैं, तो पहले तो क्षमा चाहेंगे सर कि आपको लास्ट मोमेंट मिला, लेकिन हमें गर्व होता है कि इन सब के बावजूद भी बहुत लोगों के मन में आता है, ईगो रहता है कि आप हमें लास्ट मोमेंट में कॉल कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं? अगर आपको मेरा ख्याल नहीं आया तो आज कैसे आया? सर मैं बैठा हूँ, सर यहाँ आने के बाद बोले कि के.सी. सिन्हा साहब से बात हुई है किसी की, तो सब हम लोग मगला जाकर रहे कि नहीं, कोई वो बोले होंगे, वो बोले होंगे। सर हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं सर, ये कहाँ से याद हुआ। लेकिन बड़प्पन देखिए, सर कहे कि हमको आधा घंटा समय लग जाएगा आने में, और सर एक टीचर ही नहीं, इंडिया के बहुत रिनाउंड मैथमेटिशियन। तो सर के पास अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अलावा भी ये हमेशा रिसर्च में लगे रहते हैं। कभी एक बार गर्व का मौका हमें भी मिला कि सर के साथ एक आध साल हम भी काम किए हैं। काफ़ी जूनियर थे और देखते थे। सर का नाम प्रतिष्ठा 90s का, अर्ली 90s की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत उसी समय बहुत नाम प्रतिष्ठा सर की हो चुके थे। तो उनके साथ कुछ जानने सीखने का भी हम लोग को मौका मिला कि जब टीचिंग एरिया में हम लोग आगे बढ़े, तो उसमें क्या सीखे कि हम्बलनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं अपनी जगह पे, वो विद्वता है ना, विद्या दलाती विनय, यानी कि जितना विद्या है उसमें और विनयशीलता आनी चाहिए। सर उसके प्रतीक है यहाँ पे। आज भी बिना किसी लाग, बिना किसी ये कि हम लोग को लगा कि सर आएंगे, सर के आने से हम लोग थोड़ा सा लगा कि क्या मैंने हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई है सर, क्षमा करते हुए आप आए और आपका आभार। और इतने छोटे समय में आपने जो आजकल मैथमेटिक्स का जो मॉडर्न रूप है, जब आपने बताया कि ये वेदकालीन पीरियड्स हमारे यहाँ चल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अनूठा बात है। जो कि जो भी मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते हो, साइंस को प्रैक्टिस करते हो, उनको कम से कम वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने ज्ञान परंपरा को भूल के और मॉडर्न यूरोपियन और वेस्टर्न को अपना रहे हैं, सोचते हैं कि शायद वही बहुत मॉडर्न है, लेकिन वो हमारी कहीं ना कहीं से गलती है। शायद हम लोग ढूंढे तो सब कुछ यही मिलेगा, और इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस का यही थीम भी है। मैं अपने अनुभव पर थोड़ा सा बता दूँ, अभी है 5 मिनट समय, ये कहते हुए कि केमिस्ट्री में जब मैं रिसर्च करना शुरू किया, प्रोफेसर जैन चटर्जी साहब के यहाँ, कम से कम सब लोग जो केमिस्ट्री के लोग हैं जानते होंगे, बहुत बड़े केमिस्ट थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटरनेशनल फेम के प्रोफेसर थे। उनके साथ सानिध्य में काम करने का हमें मौका मिला। वैसे मैं मगध यूनिवर्सिटी में था और हम लोग सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे। ड्यूरिंग माई रिसर्च करीब 30-35 नए कंपाउंड्स का हम लोगों ने ये किया, हमारे प्रिपरेशन किया, रिपोर्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ, PhD अवार्ड हो गया। उसके बाद फिर मैं जब टीचिंग में आ गया, टीचिंग के बाद जब मैं रिसर्च कराने लगा तो एक्चुअली उसी पे चल रहे थे हम लोग, और कंडेंस्ड ड्रिंक पायरोजेनिक्स पे मेरा काम चल रहा था, वो सर का खुद का दिया हुआ था।
हम लोग के मेरे कुछ पेपर्स पे बाहर में जो पब्लिश हुआ था, तो एक दिन हमारे जो एक गाइड थे प्रोफेसर विजय मेहरोत्रा साहब, उनके पास 40 पाउंड का एक उस समय चेक आया वहाँ से, इंग्लैंड से, कि आपका जो काम किया हुआ है, इसको, इस कंपाउंड को हम लोग बनाए, इसको, इससे हम लोग आगे बढ़े, और ये हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी होती है कि इतना पैसा हम लोग रिसर्चर को भेज देते हैं, मैं आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, मैंने आपके पास चेक भेज रहा हूँ, चलो अकाउंट ट्रांसफ़र होने का यही प्रोविजन आया। मैं कहने का मतलब ये है कि उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे जो रिसर्च स्कॉलर थे भी बना रहे थे। फिर हम लोग को लगा कि हम कर क्या रहे हैं, मेडिसिनल वैल्यू बता दे रहे हैं उसका, लेकिन अगर वो जब तक इंडस्ट्री में नहीं जाएगा और मेरे सोसाइटी के लिए वो अगर काम नहीं आ रहा है, उसका कोई दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो इस तरह के रिसर्च का क्या फ़ायदा। लगा कि पूरा का पूरा अगर हम 10-15 साल अगर लगाए इस रिसर्च में, तो मेरा बेकार है। उसके बाद से मेरा मन उठ गया वहाँ से। फिर उसके बाद धीरे धीरे लेबोरेटरी भी कमज़ोर होती चली गई, केमिकल्स और गैसेस और इस तरह के प्रॉब्लम आने लगा। मैंने हाथ जोड़ दिया कि मैं रिसर्च नहीं कराऊंगा, कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं नहीं कराऊंगा, सिंथेटिक नहीं कराऊंगा। फिर हमने फील्ड बदला और हम लोग सोशल सर्विस की ओर गए, कि जो कि हम लोग कहते हैं कि आगे बढ़ के आउटरीच में हम लोग पहुँचे। और नवादा जिले का एक रजौली प्रखंड है जहाँ की मैक्सिमम फ्लोरोसिस के केसेस वहाँ पे देखे गए। वहाँ जाके हम लोग एम कॉलेज के टीम प्रोफेसर बिहारी सिंह जी आज भी काम कर रहे हैं, जो रिसर्च से काम हो रहा है, उनके साथ मिलकर हम लोग काम किए, बहुत हुआ। और सर काम करते गया, रिवार्ड मिलता चला जाता है। उसी रिसर्च पेपर के आधार पे और काम करने के आधार पे मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, वहाँ पेपर प्रोड्यूस किए। चाइना जाने का मौका मिला, वहाँ पेपर प्रोड्यूस किए, मान सम्मान मिला। बहुत सारी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करने का मौका आया, ऑफर, हाथ जोड़ लिए कि भाई हम लोग को कोई मौका नहीं, इस तरह से कोलैबोरेट नहीं कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि मौका बहुत मिलेगा आपको, बट दैट शुड बी ओरिएंटेड टू ह्यूमन बीइंग। आप हमेशा जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप सोशल साइंस में कर रहे हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में हो, चाहे वो प्योर साइंस में हो, आप देखें कि हमारे सोसाइटी को इससे क्या मिलने जा रहा है। तत्काल अगर उस तरह का ओरिएंटेशन हो तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद मैं अपने प्रो वाइस चांसलर साहब का आभार व्यक्त करूँगा। या हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन के रूप में मैं इनको आदर करता हूँ। प्रो वाइस चांसलर साहब तो हमारे हैं, बड़े हैं हमारे, लेकिन एक बहुत अच्छे और सहज हृदय इंसान है। और कभी सर का रोजगार होगा तो आप देखिएगा, उद्बोधन होगा तो आप देखिएगा। लेकिन सर आप आए यहाँ पे उपस्थित हुए, पूरे सेशन में प्रेजेंट है, उसके लिए आपका आभार, आपको धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग। विभिन्न महाविद्यालयों से प्रोफेसर राय जी जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्राचार्य हैं, पूरा नाम नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार सिंह जी, उपेंद्र प्रसाद सिंह जी टीवीएस कॉलेज के प्राचार्य हैं। प्रोफेसर मीरा कुमारी जी को क्या कहें, जब हमको देखती हैं तो इनके चेहरे पे और इनकी पूरी टीम के चेहरे पे भाव आता है कि अतिथि तुम कब जाओगे। आप फिर आ गए हमारे पास। लेकिन बोलती नहीं है, अब पूरी टीम इनकी कभी बोलते नहीं। सबसे अच्छी बात ये हुई, मैडम ये काम करना है, अच्छा सर हो तो जाएगा। और सारे आयोजन धीरे धीरे हम लोग को भी लगता है कि इनके ऊपर बहुत ध्यान डालते चले जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप अच्छा काम करते रहिएगा मैडम, हम लोग ध्यान डालते रहेंगे। फिर हाँ, जिस दिन गड़बड़ी हो जाएगी हम लोग हाथ जोड़ के वापस हो जाएंगे, उसका मजाक समझ जाएंगे। लेकिन ये इस महाविद्यालय का, आपकी टीम का, आपकी ये बड़प्पन है और आपकी क्वालिटी है कि आप चाह के भी बुरा नहीं कर सकते हैं, अच्छा ही होगा आपसे। इसलिए भविष्य में भी कहीं ना कहीं फिर एक बार आपके दरवाजे पर खड़ा होऊंगा, कुछ अच्छे, हाँ, कुछ जिम्मेवारियों के साथ, और आप निभाएंगे। और विवेकानंद जी अभी आए हुए हैं, हमारे प्राचार्य सुधीर मिश्रा जी हमारे जूनियर कलीग रहे हुए हैं, फिर अभी तो प्राचार्य हो गए हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर रहे हुए हैं। तो इनसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकात भी होती थी पहले, जब ये टीचर हुआ करते थे, ये भी छपरा में थे। और
ये JDUS कॉलेज के जो हमारे जो सीनियर कॉलीग हैं, प्रोफेसर रेखा मिश्रा जी, नीलू गुप्ता जी, संगीत की रीता दास जी, और इसमें हम क्या बोले, इतने सारे शिक्षकों और शिक्षिकाओं को लग रहा है कि उनके नाम बोलूं, लेकिन चलिए ठीक है। सबको यहाँ आपके सहयोग के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मेरे यहाँ का लेकिन एक और चीज़ है कि जो टेक्निकल टीम काम कर रही है, जिसमें कि अनंत और अमित, दो ऐसे नाम हैं कि बिना, मैडम भी बोलते हैं कि इनके बिना मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। तो इस टैलेंटेड इन दोनों युवाओं को हम अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जब भी आपका यहाँ का प्रोग्राम होता है तो आप उसको सफलतापूर्वक चलाते हैं। विश्वविद्यालय की टीम जो हमारे कोलीग्स हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, सुजीत जी हैं, रमाकांत जी हैं, फिर उधर ये हमारे कृष्णनंदन जी हैं, और हमारे और भी कॉलेज जो सीनियर्स हम देख रहे हैं कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स से भी कुछ लोग आए हुए हैं, शिक्षिकाएँ जो कि सीनियर टीचर्स हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं, कहीं नज़र पड़ी थी, अभी है नहीं, पता नहीं। वो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और मीडिया इंचार्ज नलिनी जी हैं, जो इस महाविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज हैं। आपके ऊपर इस पूरे प्रोग्राम का सफलता का प्रसारण डिपेंड करता है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा यहाँ से जाएगा। और इन सबों के ऊपर एबव ऑल जितने भी डेलीगेट्स आए हुए हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप इन 2 दिनों में खूब अच्छा डेलीब्रेशंस करें, आपका रिकॉर्ड होगा, तैयार होगा, और उसके बाद जब शायद उनको लगता है कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे सारा चीज़ को, बल्कि एक जगह एक बुक में बाइंड करेंगे। बहुत जगह बहुत कॉन्फ्रेंसेज होता है, तो अगर उस तरह का अगर बाइंडिंग हो जाती है, किताब बन जाता है, तो आप लोगों के लिए और अचीवमेंट होगा। लेकिन आपको मैं 2 दिनों के लिए जो होने वाला है, इसके लिए मैं शुभकामना भी देता हूँ, और आज के इस प्रोग्राम में यहाँ बैठे रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही जो जितने भी JDUS कॉलेज के कर्मचारीगण हैं, जो अदर स्टाफ है जिनका नाम लेना हम भूल गए हैं या उनका जिक्र करना भूल गए हैं, हमारा जो कैमरा वाली टीम है, फोटोग्राफी की टीम है, वो जो हम लोगों को 2 दिन तक फूडिंग लॉजिंग कराएगा, इन सबों को दिल से आभार और धन्यवाद। और इसी के साथ आज का मैं ये प्रोग्राम समर्पित करता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर नाथ सर, आपने आज के इस पूरे कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरो दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम की विधिवत संपन्नता की घोषणा होने से पहले मैं चाहूँगा कि मंच पर बैठे सभी हमारे विशिष्ट जनों को एक बार शॉल देकर हम सम्मानित करें। तो सर रमेश सर थोड़ा इतनी चाहोगे? यस सर, आपसे मिलने का रमेश सर ठीक है। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। और आप मंगाइए ना, आपको भी हम दे देते हैं। नहीं से दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मैम देखा मैम इधर, थैंक यू। बस सब लोग का सर्टिफिकेट का नाम आ जाएगा। प्लीज थैंक यू।
आपको आ जाइए, ठीक है सर। आपको तो आना नीचे। थैंक यू सर। इस इनॉग्रल सत्र को समाप्त करने के पूर्व हम सभी नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अब भोजनावकाश के बाद तकनीकी सत्र का शुभारंभ होगा। सभी अतिथियों से निवेदन है कि इस दीर्घा में उपस्थित प्राचार्य एवं शिक्षकगण तथा शोधार्थीगण आप लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। चूंकि यह कॉन्फ्रेंस जो किया गया है उसके टॉपिक वहाँ लिखे हुए हैं तथा इसमें साइंस के शोधार्थी शिक्षकगण तथा प्रधानाचार्य सभी उपस्थित हैं जो शोध पर अपना लाए हैं और स्पीच देंगे। मैं इस संबंध में मिली जुली बात करूंगा। जरा आप लोग बैठ जाए तब तो। आप लोग बैठिए पहले। हाँ, सभी आदमी बैठ जाए। मैं प्राचीन काल से कैसे कैसे हुआ उस पर थोड़ा बोलते हुए तब आगे बढ़ूंगा और साइंस के बारे में बताऊंगा। अभी जो शोध चल रहा है और सरकार की नियत भी है कि अभी जो शोध हो हमारी प्राचीन परंपरा भी रहे और अतीत के कहता है कि अतीत के धरातल पर ही वर्तमान के बेल बूटे उगते हैं तो वर्तमान भी रहे। यानी जो सीधे आगे बढ़ते जा रहा था साइंस में तो अभी सरकार की ओर से भी ये जो नई शिक्षा नीति चली है तो उसमें सरकार की भी इच्छा है कि जॉब ओरिएंटेड, नेशन ओरिएंटेड, कंट्री ओरिएंटेड इस तरह का साइंस में रिसर्च हो ताकि देश को भी लाभ हो। ये जरा सा हटो ना जी, जरा आप लोग बैठ जाइए। तो मैं कुछ ग्रंथ की बात करता हूँ लेकिन साइंस की ही बात करूंगा क्योंकि साइंस के ही सभी हैं यहाँ पर मौजूद। प्राचीन काल में युग को 4 भाग में बांटा गया था। पहला था सतयुग, दूसरा था त्रेता युग और तीसरा था द्वापर युग और चौथा हो गया कलयुग। सतयुग में सत हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र के बारे में जानते होंगे। हरिश्चंद्र जी जिस काल में थे सतयुग में
उस समय लोग झूठा नहीं बोलता था, सभी सत्य बोलता था। और सत्यता की जांच इतनी हुई कि हरिश्चंद्र जी को जो सपना में आया, उस सपना को भी सत्य जानकर वो सार्थक कर दिए अपने कर्म से, जिसमें कि आप देखे होंगे कि सारे ईश्वर जो है उन पर फूल बरसाए। तो सतयुग में जरा ध्यान से सुनिएगा, कृष्णनंदन जी, अच्छा बोलिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम बात है कि सतयुग में सत्य पर आधारित था, और इसीलिए सतयुग में जो गाय का दूध होता था वह मनुष्य नहीं पीता था। सतयुग में गाय का दूध मनुष्य नहीं पीता था और कहता था कि यह झूठा होगा, चूंकि गाय के अपने बछड़े और बछड़ी है, जो उसका बच्चा बच्ची है, सत्य यही है कि वही दूध पिएगा, कोई मनुष्य नहीं पिएगा, दूसरा कोई नहीं पिएगा। इसलिए सतयुग में जो दूध पीता था वह बछड़ा और बछड़ी ही, मनुष्य नहीं पीता था। जब त्रेता युग आया तब उसमें दूध पीने लगा मनुष्य भी, बछड़ा बछड़ी पहले पीता था, तब मनुष्य पीता था, तो मनुष्य पीने लगा, लेकिन उस समय केवल दूध ही पीता था। जब त्रेता युग आया तो डेवलपमेंट हुआ। त्रेता युग में दूध को दही जमाना लोग सीख गया, मक्खन निकालना सीख गया, जिसमें कि कृष्ण भगवान थे। त्रेता युग में रामचंद्र जी थे, सतयुग में हरिश्चंद्र थे। तो द्वापर में दूध दही चलने लगा, मक्खन चलने लगा, इसका विकास हुआ और यह लोग इसको निकाला, जिसमें कि कृष्ण भगवान सभी जानते हैं कि मक्खन खाते थे, दही खाते थे। तो इस तरह से आविष्कार हुआ। जब कलयुग आया तब इसमें कल कारखाना लगने लगे। कल कारखाना लगे इसीलिए कलयुग हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जब ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, कल कारखाना का आविष्कार होगा, तो स्वाभाविक है कि यह लोग भौतिकवादी होगा। भौतिकवादी में पूंजीवादी व्यवस्था होगी, लोग मनी रिलेशन पर चलाएगा, ब्लड रिलेशन खत्म होगा या थोड़ा ढीला पड़ेगा और मनी रिलेशन होगा। यही चार युग है। कलयुग कब आया? जब कृष्ण भगवान के पैर में व्याधा ने बाण मारा तो कृष्ण की मृत्यु हुई और वहीं से कलयुग आया। तो यह चार युग आया, जिसमें एक शायरी भी है रेखा जी, जिसमें एक शायरी है कि राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिला, दवा समझ के पी। तो एक जगह गए थे हम कहीं, तो वहाँ पर स्पीच चल रहा था, तो उसने यह शायरी पढ़ा, तो मैंने इस शायरी का अर्थ कहे बताने के लिए, लेकिन वो अर्थ नहीं बताया, केवल शायरी पढ़ा। कहा मैं अब शायरी का अर्थ बताता हूँ। तो उसको मैंने ही कहा कि राम जन्म में दूध मिला, क्योंकि राम जन्म में ही मनुष्य दूध पीना शुरू किए। सतयुग में सत्य पर आधारित था, वह माँ गाय माता उसकी नहीं थी, बछड़ा बछड़ी की माँ थी, यही सत्य था, इसीलिए बछड़ा बछड़ी ही पीता था। तो मैंने उसको समझाया कि सतयुग में दूध मनुष्य नहीं पिया, इसीलिए उस पीरियड को छोड़ दिया गया इस शायरी में। और कहा राम जन्म में दूध मिला, तो रामचंद्र जी के समय में दूध पीता था मनुष्य भी, मनुष्य पीने लगा। बछड़ा बछड़ी पहले पी लेता था, तब मनुष्य पीने लगा। राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी। कृष्ण जी का जब पीरियड आया तो मक्खन खाने लगे, घी खाने लगे। और जब कलयुग आया तो कहा कलयुग में दारू मिला, दवा समझ के पी। तो अभी लोग जिसको नींद नहीं होता है, अब उसको लोग मना करता है, कहता है कि नहीं हमको नींद नहीं होती है, हम इसको दवा के रूप में पीते हैं। तो समझ जाओ इस शायरी में भी गूढ़ अर्थ है, इस शायरी में भी गूढ़ अर्थ है। और अब मैं ग्रंथ पर आता हूँ कि लोग अभी वक्ता लोग बताए
मैं कहना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में इतना भी विकास हो चुका था कि कृष्ण भगवान जब द्वापर में थे, रामचंद्र जी जब त्रेता में थे, तो उनके रामायण की रचना की गई। और रामायण में हम कितना सुंदर उनका कितना व्यवहारिक पहलू है, व्यवहारिक पक्ष है, और कितना सुंदर उनका राम राज्य चला, उसका वर्णन है। फिर द्वापर में कृष्ण भगवान राजनीति या जितने भी कला, 16 कला इसमें ये कृष्ण भगवान रखते हैं। जो गीता में इन्होंने अपना प्रवचन दिया, उपदेश दिया, वह केवल गीता में प्रवचन ही नहीं है, उपदेश ही नहीं है, पूरा वह गणित और विज्ञान है। अब मैं बताता हूँ कि गणित कैसे है। आप गीता पढ़ें, पहले मैं भी गीता नहीं पढ़ता था, तो मुझे इच्छा हुई कि गीता की बड़ी प्रशंसा होती है, मैं गीता को पढ़ता हूँ। जब गीता को मैंने पढ़ा तो गीता में देखा कि कृष्ण भगवान का श्लोक जो दिए हैं, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में जाता है, तब कृष्ण भगवान को अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन, आप सारथी हैं, हमें युद्ध भूमि में ले चले। तब युद्ध भूमि में सारथी कृष्ण भगवान ने युद्ध भूमि में ले गया अर्जुन को। अर्जुन देखा कि हमारे आगे में ये सब जो योद्धा है, जो लड़ने के लिए आए हैं, ये सब कौन है? अर्जुन ने देखा कि यह सब तो कोई मेरे चचेरे भाई हैं, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई चाचा है। तो इस तरह से देखे कि सब तो कोई न कोई मेरे संबंधी है, और खास करके जिस गुरु ने मुझे विद्या दी, वो गुरु भी हमको मारने के लिए आज इस युद्ध की भूमि में, मैदान में जो उपस्थित है। तो अब क्या कहा जाए कि कौन किसको मारेगा, कौन किसको नहीं मारेगा। अर्जुन विक्षिप्त हो गया और कहा कि नहीं, मैं धनुष बाण नहीं चलाऊंगा, मैं धनुष रख देता हूँ, क्योंकि इसमें तो सभी कोई गुरु है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई रिश्तेदार है, मामा है, तो मैं किस पर बाण चलाऊं। इसीलिए मैं यह अधर्म नहीं करूंगा। अगर उसको मारना है तो मुझे मारे, मैं अधर्म नहीं करूंगा। इसलिए धनुष बाण उन्होंने रख दिया। भगवान समझाए कि तुम क्यों इसमें विचलित हो रहे हो, तुम किसी को नहीं मारते हो। जिस आदमी को तुम मारना चाहते हो वह मरता नहीं है। कहा जिस बाह्य शरीर को देखते हो वह तो बाह्य शरीर एक ऐसे है, यह नाशवान है, यह इसका कोई महत्व नहीं है। कोई अगर बाह्य शरीर रहे, अगर प्राण नहीं रहे, तो शरीर का कोई अर्थ नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इसके अंदर जो जीव है, इसके अंदर जो आत्मा है, इसके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी कभी नहीं मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती है, और ना इसका विनाश होता है। कृष्ण भगवान ने संस्कृत में श्लोक बहुत अच्छे ढंग से उसमें दिया हुआ है, जिनको उन्होंने उपदेश दिया था, और गीता में है। उसमें दिया हुआ है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, यह पहले भी था, अजन्मा है, यह इसकी ना तो उत्पत्ति होती है, ना इसका विनाश होता है। केवल आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा क्या है? एक एनर्जी है। अब जो उसमें दिया गया गीता में आत्मा के बारे में, आत्मा प्राण है, वह एक एनर्जी है। शरीर से एनर्जी जब निकल जाती है तो शरीर वह मृतप्राय हो जाता है और आदमी वह मर जाता है, लेकिन आत्मा वो निकल करके कहीं चली जाती है, रूपांतरण दूसरे एक देह से दूसरे देह में प्रवेश कर जाता है या वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह जब मैंने आत्मा के बारे में पढ़ा तो हमको लगा इसमें तो गणित है और विज्ञान है। अब उसको आगे इसमें देखिए, हम लोग पढ़ते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैथ में भी पढ़ते थे, फिजिक्स में भी पढ़ते थे। फिजिक्स में भी वर्क पावर एनर्जी है और मैथमेटिक्स में भी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है।
पढ़े होंगे। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताया वैज्ञानिकों ने, और यह कब बताया? 100 वर्ष पहले। 100 वर्ष पहले जिन वैज्ञानिकों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिफिनीशन दिया वह है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर काइंड। ऊर्जा का ना तो विनाश होता है, ना तो उसकी उत्पत्ति होती है, ना विनाश होता है, केवल उसका रूपांतरण होता है। एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह में चली जाती है।